हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया था और मेनली मैंने आपको ये बताया था कि जो एसिड और बेस होते हैं, आरएनएस एसिड बेस तो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस होते हैं वो हम उनसे इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं या उन पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि हाँ, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस भी एसिड और बेस ही होते हैं, जैसे आरएनएस है उसी तरह से उनके कारण भी सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक हो सकता है। उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने दो केसेस ले लिए थे, एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एक सॉल्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बनाते हो और उसका कोई सॉल्यूशन आप यूज करते हो तो वो सॉल्यूशन तो न्यूट्रल ही रहता है क्योंकि उसमें जो केटायन और एनायन होते हैं वो बहुत ही यानी वेरी वेरी वीक एसिड बेस की कैटेगरी में आते हैं, तो इसीलिए उनके कारण पीएच 7 ही होगी। देन हमने केस 2 डिस्कस किया था, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आई थिंक सोडियम एसीटेट का हमने एग्जांपल लिया था और उसके पीएच की हमने कैलकुलेट की थी, फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था। केस 3 पर आते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या सॉल्ट फॉर्म्ड बाय लिख दो, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। पहले फिर से एग्जांपल सोचते हैं इसके। तो एग्जांपल्स में स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl या HNO3, वीक बेस NH4OH, तो NH4OH और HCl से मिलके क्या बन जाएगा, NH4Cl। और एनिलीन से क्या बनेगा, C6H5NH3 प्लस Cl माइनस। प्लस माइनस अगर आप लगाते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाओ तो भी लिख सकते हो, NH3 प्लस Cl माइनस, ये भी एक सॉल्ट है। देन pyridine C5H5NH प्लस अगेन Cl माइनस। ये सभी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हैं, तो इनको कहा जाता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। चलिए देखते हैं कैसे पीएच हम फाइंड आउट करेंगे इनकी। तो जैसे आप NH4Cl को पानी में डालोगे NH4 प्लस और Cl आयन मिलेंगे। NH4Cl आयन की तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट NH4 प्लस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, NH4OH प्लस H प्लस आयन। ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, एसिड। तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। फिर से सॉल्ट की कंसंट्रेशन C माइनस X और X। हाँ, जहां तक इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करिए, एसिड है, या तो इसका Ka गिवन होगा, और अगर इसका Ka नहीं गिवन होगा तो आपको इसका K भी गिवन होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो Ka इक्वल्स टू KW अपॉन Kb, या जिसे आप और क्या लिख सकते हो, KH विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन C माइनस X, या CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। लास्ट क्लास में भी यही फॉर्मूला डिराइव किया था, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। लास्ट क्लास में वो बेस था तो यहाँ Kb आ गया, ये एसिड है तो यहाँ Ka आ गया, ठीक है। आप चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो, इफ Ka/C इज लेस देन इक्वल्स टू 10⁻⁻3, तो हम इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहां से x कितना आ जाएगा, x को नेग्लेक्ट कर दिया तो Ka/C। अब हो सकता है आपको ये Ka गिवन हो, बट ज्यादातर जो Kb गिवन होते हैं ना वो आरएनएस के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं, तो इसके जगह हो सकता है आपको ये Kb गिवन हो, तो फिर क्या लिखोगे, KW अपॉन Kb इंटू C। और ये H प्लस आयन यहाँ पर, ये X क्या है यहाँ पर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉग ले लिया, तो pH इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKw। नेगेटिव लॉग लेंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 अपॉन Kb, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 अपॉन Kb, Kb ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग Kb हो जाएगा, लेकिन फिर P की टर्म्स में लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग C। कहीं कहीं ये फॉर्मूला भी दिख जाता है, बट आपको इसको हमें डायरेक्टली कभी यूज नहीं करना है, बिकॉज ये फॉर्मूला तब आया है जब आपने इस x को C के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है। होता है क्या, ये फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, फिर बिना देखे चेक किए हुए
हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। हम चेक भी नहीं करते कि x जो है वो c के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब आप चेक कर लो कि x c के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं, इसलिए ज्यादा अच्छा है हमेशा यहीं से स्टार्ट करो। तो ये 3 केसेस हुए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड KH, H and pH of 1/4 and KCN solution. Given Ka of HCN 10⁻⁻10. रिएक्शन क्या हो जाएगी? जैसे आप इसे पानी में डालोगे CN आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? HCN प्लस OH माइनस। बेसिक सॉल्ट कह सकते हो क्योंकि OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसे आप बेस भी बोल सकते हो, KCN को एक बेस बोला जा सकता है। 1/4 माइनस x और x। जहां तक इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो Kw अपॉन Ka विच इज, और इसी को हम क्या लिखते हैं? KH। तो KH की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻4 x² अपॉन 1/4 माइनस x। x को नेग्लेक्ट कर दो तो x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10⁻⁻2 और ये x यहाँ पर क्या है? OH आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन आ गई विच इज नेगेटिव लॉग लेने पर POH इक्वल्स टू 2.3 आ जाएगा। pH जो है वो 11.7 आ जाएगा। pH of a solution containing salt formed by weak acid plus weak base. Example NH4CN या CH3COO NH4। एसिटिक एसिड और NH4OH से बना है, NH4OH और एसिन से बना है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब यहाँ क्या होगा वो देखते हैं। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ NH4CN का। जैसे ही आप पानी में NH4CN को डालोगे, अब NH4 प्लस भी पानी के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनाएगा। ये एक वीक बेस है तो ये रिएक्शन होगी। वाटर या
यहाँ पर कैटायन भी रिएक्ट कर रहा है, एनायन भी रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वीक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से वीक बेस प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, OH आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये H प्लस और OH आयन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 3 रिएक्शंस हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था, या तो कैटायन रिएक्ट कर रहा था या एनायन रिएक्ट कर रहा था। तो एक ही रिएक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ रहा था, और यहाँ पर एक नहीं 3 रिएक्शंस को एक साथ सॉल्व करना है। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया है। अब यहाँ पर 3 रिएक्शंस को एक साथ सॉल्व करना है, ये मुश्किल काम है। इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं है, इक्वेशन तो हम आसानी से अभी भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें सॉल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप इस यहाँ पर x की टर्म में इक्वेशन बनाओगे तो x या y की टर्म्स में तो x की पावर 4 या y की पावर 4 इस तरह की इक्वेशंस यहाँ पर आएगी। तो फिर क्या करें, तो कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस हमें करने पड़ेंगे ताकि हम उन्हें सॉल्व कर पाए। अब अप्रोक्सीमेशंस क्या करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो कि कह सकते हो एनसीईआरटी वाला है, लेकिन एनसीईआरटी वाले तरीके में जो अप्रोक्सीमेशंस हम करते हैं ना, उनको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में नहीं आता कि ये अप्रोक्सीमेशन हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे बहुत आसानी से समझ में आता है कि ये अप्रोक्सीमेशन क्यों कर रहे हैं हम। बट जो दूसरा मेथड है कह सकते हो वो सिलेबस में नहीं है, प्लस स्टेप्स जो है वो ज़्यादा है, लेकिन टाइम फिर भी कम लगेगा, क्योंकि आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम सेकंड मेथड से पहले करेंगे और फिर फर्स्ट मेथड भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले सेकंड मेथड से इसको कर रहा हूँ, देखते हैं क्या अलग अप्रोच यहाँ पर अब हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये 3 रिएक्शंस है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw/Kb, इसका Kw/Ka, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 1/Kw। यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखें तो NH4OH H प्लस देन NH4 प्लस HCN OH माइनस CN माइनस H प्लस OH माइनस। अब यहां पर वेरिएबल्स अगर हम काउंट करें, यहां पर वेरिएबल्स हम काउंट करें तो NH4OH की कंसंट्रेशन नहीं पता, H प्लस की नहीं पता, NH4 प्लस की नहीं पता। NH4 प्लस डाले कितने थे वो पता है, लेकिन उनमें से कुछ रिएक्ट कर गए, तो राइट नाउ सॉल्यूशन में NH4 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है वो नहीं पता। सिमिलरली HCN की नहीं पता, OH आयन की नहीं पता और CN आयन की नहीं पता। टोटल 6 वेरिएबल्स है, यानी सब कुछ सही सही सॉल्व करना है। तो हमें 6 इक्वेशंस चाहिए, जहां पर ऑलरेडी यहाँ पर 3 इक्वेशंस तो हमारे पास है, 3 इक्वेशंस हमें और बनानी है। वो 3 इक्वेशंस कैसे बनेगी वो अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बाय मोल बैलेंस, वैसे हम मोल्स को बैलेंस करते हैं, बट बहुत सारी बुक्स में मास बैलेंस लिखा होता है, बट सही में ये मोल बैलेंस है। क्या है ये मोल बैलेंस? लेट्स से आपने इसके C मोल्स डाले सॉल्यूशन में, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी C, तो इनिशियली NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी, C होगी, लेकिन हाँ उसमें से कुछ कंज्यूम हो गया, कन्वर्ट हो गया। मान लेते X रिएक्ट कर गए तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, NH4OH की X होगी। अगर हम इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का सम करें तो हमेशा क्या आएगा, C आएगा, बिकॉज जितनी कंसंट्रेशन इसकी कम होगी उतनी इसकी बढ़ेगी। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो सम होगा NH4 प्लस और NH4OH का, वो हमेशा C के बराबर होगा, वो हमेशा C के बराबर होगा। सिमिलरली CN की कंसंट्रेशन भी C है, तो CN की कंसंट्रेशन जो CN माइनस ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। देन एक और इक्वेशन चाहिए अभी तो,
वो कैसे बनेगी? तो बाय चार्ज बैलेंस। बाय चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस से मतलब जो भी स्पीसीज हम डाल रहे हैं ना सॉल्यूशन में, वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। अब उनमें से कुछ कैटायन भी बन रहे हैं, एनायन भी बन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। ये पीएच वाला न्यूट्रल बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओवरऑल तो वो अभी भी न्यूट्रल रहेगा, यानी जितना कैटायन पर चार्ज है उतना ही एनायन पर चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर कैटायन कौन कौन से दिख रहे हैं? H प्लस। तो H प्लस के जितने मोल्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। लेकिन ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सब लेफ्ट साइड में भी आएगा, राइट साइड में भी आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसे एवोगैड्रो नंबर भी आएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, क्योंकि मोल्स को पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो एवोगैड्रो नंबर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर मोल्स या कंसेंट्रेशन आप लिख सकते हो। तो ये टोटल कैटायन पर चार्ज हुआ इक्वल्स टू OH माइनस प्लस CN। ये एनायन पर चार्ज हुआ। अगर किसी एनायन पर +2 या किसी कैटायन पर +2 या किसी एनायन पर -2 चार्ज है, तो फिर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि उसके एक मोल पर +2 या -2 चार्ज है, तो 2 टाइम्स है, इसीलिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट यहाँ पर तो सभी पर +1 या -1 है, तो किसी को भी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 6। मेरा रोल खत्म। 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल सॉल्व कर लो, आ जाएगा हमसे। नहीं क्या कहते हो? लिखो लिखो, लिखते रहो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, तो जितने भी वेरिएबल्स है सबको H प्लस की टर्म्स में फाइंड आउट करना होगा। आसान है, बताता हूं कैसे कर सकते हो। यहां से हम क्या करेंगे, NH4OH की कंसेंट्रेशन निकालेंगे और इस NH4OH की कंसेंट्रेशन को यहां पुट करेंगे, तो उससे क्या होगा, NH4 प्लस जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहां से हमें NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, यहां से हमें CN की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, जो कि हम यहां पुट कर देंगे। तो NH4OH भी गायब हो जाएगा, NH4 प्लस और CN भी गायब हो जाएंगे, तो केवल बचेंगे H प्लस और OH आयन, और OH आयन को हम H प्लस की टर्म्स में लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन में केवल H प्लस आयन रह जाएंगे। ठीक है, कैसे वो मैं बता देता हूँ। तो जगह नहीं तो एक ये रिएक्शन में यहां से हटा देता हूँ। NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो NH4 प्लस KW KB 1/H प्लस इंटू NH4 प्लस।
ठीक है, यहां से NH4 प्लस कॉमन आ जाएगा, तो C/1 प्लस KW KB H प्लस इक्वल्स टू NH4 वहां पुट कर सकते हैं। इसी तरह से आप CN की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हो। चेंज कहाँ आएगा वो मैं बताती हूँ। CN में ये वही रहेगा, 1 वही रहेगा, KW/KB की जगह Ka आ जाएगा, या H प्लस की जगह OH आ जाएगा। तो अब ये जो CN और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैं पुट कर रहा हूँ। तो H प्लस NH4 की जगह C/1 प्लस KW/KB H प्लस इक्वल्स टू OH आयन की जगह KW/H प्लस CN आयन की जगह C/1 प्लस KW/Ka OH आयन। KW/OH आयन को आप क्या लिख सकते हो, KW/OH आयन को H प्लस डिवाइडेड बाय यहाँ KB, तो यहाँ K। और अब इस एक्सप्रेशन में जो आपके सामने है उसमें केवल H प्लस वेरिएबल है, H प्लस है या Ka है, Kb है और C है। बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो, Ka Kb की वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू पुट कर दो, तो आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहां से। लेकिन प्रॉब्लम वही है, अगर आप इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ H प्लस की पावर 4 की इक्वेशन आएगी, H प्लस की पावर 4 की इक्वेशन आएगी, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, कोई अप्रोक्सीमेशन हमने नहीं किया है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया है, ये एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो तरीका मैंने बताया ना, मोल बैलेंस और चार्ज बैलेंस, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, सब कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके को हर जगह यूज कर सकते हो, हर जगह इस तरह की इक्वेशंस बना सकते हो और उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं बता दूं, ये कोई बहुत अलग तरीका नहीं है, बस इक्वेशंस लिखने का तरीका बदल दिया। पहले हम x और y की टर्म्स में इक्वेशन लिखते थे, यहाँ पर x और y की टर्म्स नहीं है, डायरेक्ट NH4 प्लस H प्लस और OH आए। पहले H प्लस को कभी x लिख देते हैं, कभी H प्लस को y लिख देते हैं, कभी H प्लस को x प्लस y इस तरह से लिखते हैं, या कभी x माइनस y लिखते हैं। यहाँ पर वो x और y नहीं है, डायरेक्ट आपको आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दिखती है। तो इवन यहाँ पर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट करना, नेग्लेक्ट करना ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है, बिकॉज डायरेक्ट x और y नहीं तो वहां सोचना पड़ता कि x क्या है, y क्या है, x प्लस y क्या है, x माइनस y क्या है, वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, बट स्टेप्स ज्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये फाइनली हमारा एक्सप्रेशन हो गया। बट अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है वो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन यहां पर लिखी हुई है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KW/KB। जनरली KB वही 10⁻⁵, 6, 7, 8 इस रेंज में होगा, तो KW/KB की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, KW/K की वैल्यू भी 1 से बहुत कम होगी। मतलब ये दोनों रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड में आएगी, ये भी बहुत कम फॉरवर्ड में आएगी। इसका मतलब NH4 प्लस के रिस्पेक्ट में H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी और CN आयन के रिस्पेक्ट में OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। तो क्यों ना हम यहाँ पर, और ये H प्लस और OH आयन जो यहाँ बन रहे हैं ये फर्दर रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो पहले इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, फिर और ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगी। तो NH4 प्लस के रेस्पेक्ट में हम H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, NH4 प्लस के रेस्पेक्ट में H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा ये NH4 प्लस की कंसंट्रेशन, ये CN आयन की कंसंट्रेशन, तो NH4 प्लस के रेस्पेक्ट में H प्लस आयन को नेग्लेक्ट कर दिया, CN आयन के रेस्पेक्ट में OH आयन को नेग्लेक्ट कर दिया। ये इक्वल मान के कैंसिल नहीं किया मैंने, ध्यान रखना, नेग्लेक्टेड, ये स्पेशली याद रखना। इसको भी नेग्लेक्ट किया, इसको भी नेग्लेक्ट किया। अब इधर और इधर जो टर्म्स है C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, KW KB H प्लस आयन इक्वल्स टू H प्लस आयन अपॉन K। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Ka KW अपॉन pH का फॉर्मूला आ जाएगा इससे, pH इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKW प्लस pKa माइनस pK।
एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन की कोई टर्म ही नहीं है। मतलब अगर NH4CN का सॉल्यूशन 1m हो या 0.1m हो या 2m हो, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो। एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से पीएच फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन हमें हमेशा करना होगा। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये अप्रोक्सीमेशन एक वैलिड अप्रोक्सीमेशन है, बस कंडीशन यही है कि इसकी और इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होनी चाहिए। ये एग्जामिनर की हेडेक हमारी नहीं है। अगर क्वेश्चन देगा तो एग्जामिनर की हेडेक है कि वैल्यूज बहुत कम होनी चाहिए, बिकॉज अगर हमने इनको नेग्लेक्ट नहीं किया तो हम इनको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हमें इसे नेग्लेक्ट करना ही होगा। आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन एक सिंपल से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन हमने किया था, इसके रेस्पेक्ट में H प्लस को, CN के रेस्पेक्ट में OH आयन को हमने नेग्लेक्ट कर, राइट। तो एक्सप्रेशन अब हमारे पास है। हाँ, लेकिन अब होता क्या है, ये जो तरीका मैंने यहाँ यूज किया ना, चलो यहाँ पर तो हमने फॉर्मूला याद कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आगे भी कुछ और केसेस आएंगे जहां पर हम इसी तरह से मोल बैलेंस और मास बैलेंस से फॉर्मूले डिराइव करेंगे। मोल बैलेंस और मास बैलेंस, मोल बैलेंस और चार्ज बैलेंस से फॉर्मूले डिराइव करेंगे। अब हर बार इतनी सारी इक्वेशंस बनाना अच्छा खासा टाइम लगता है, तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट आप कह सकते हो, वो शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको आसान कर सकते हैं। चलिए वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर हम देखें तो हमने क्या किया, NH4 प्लस के रेस्पेक्ट में H प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया और CN के रेस्पेक्ट में OH आयन को नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे आपने इन दोनों को नेग्लेक्ट किया, इसका मतलब आपने क्या कहा, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, CN के बराबर है। एक तरह से हम यही कह रहे हैं, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन CN के बराबर है। और इससे पहले जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 हमने लिखी थी, इक्वेशन नंबर 4 और 5 वो क्या थी, C इक्वल्स टू NH4 प्लस प्लस NH4OH और C इक्वल्स टू CN माइनस प्लस HCN। तो एक तरह से हम यहाँ पर क्या करें कि NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, CN के बराबर, मतलब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, HCN के बराबर होगी। ये इस चार्ज बैलेंस और मोल बैलेंस का नेट कंक्लूजन है। ये जो इक्वेशंस हमने बनाई ना, इनका नेट कंक्लूजन ये है। तो अगर हम इसको याद कर लें तो ये इक्वेशंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है, तो H जब भी इस तरह का कोई केस हो जहां पर एक रिएक्शन से H प्लस आयन, दूसरी रिएक्शन से OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत कम है, तो H प्लस और OH आयन के साथ जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को आप इक्वल मान सकते हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम इक्वल मान सकते हैं। अगर ये आपने कंसिडर कर लिया तो आप ये इतनी चार्ज बैलेंस और मोल बैलेंस की इक्वेशंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। जैसे ही आपने कहा कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ये तो अभी लिखी थी तो वापस रहने देता हूँ। सोचा इन दोनों को यूज करो, इनका हम रेशियो ले रहे हैं, KW से KW कैंसिल, तो क्या आ जाएगा Ka/Kb। इधर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर तो रेशियो लेने पर ये कैंसिल, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर तो ये भी कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा H प्लस अपॉन OH माइनस, और OH आयन को फिर से क्या लिख सकते हैं KW और H प्लस, वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। यस, हमेशा लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि सर कहाँ लगाएंगे, कहीं कहाँ नहीं लगा सकते, हमेशा लगा सकते हो। जब भी एक रिएक्शन से H प्लस आयन, दूसरी रिएक्शन से OH आयन प्रोड्यूस हो रहा हो, इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत कम है, तो इनके साथ में जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल मान लो। हमेशा कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल मान के सॉल्व कर सकते हो। याद रहेगा।
पक्की बात, याद रखना है आपको, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल मानना है। हाँ लेकिन अब ठीक है, करना तो हमें ऐसे ही है, बट समटाइम्स इसमें डाउट आता है। डाउट क्या आता है, हो सकता है आपको भी आ रहा हो। डाउट यहाँ पर ही आता है कि सर आपने इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को भी इक्वल मान लिया, आपने इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को भी इक्वल मान लिया, तो फिर तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को भी इक्वल मान लो, या इक्वल होगी वो तो। क्या इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगी? क्योंकि इनकी भी बराबर, उनकी भी बराबर, तो इसकी भी बराबर हो। क्या कहते हो? और अगर इनकी बराबर होगी तो पीएच तो 7 नहीं होगी। हाँ बहुतों को लगता है कि नहीं सर ये तो रिएक्ट कर रहे हैं, अरे H प्लस और OH आयन रिएक्ट कर रहे हैं, तो जितना H प्लस रिएक्ट कर रहा है उतनी ही OH आयन भी रिएक्ट कर रहे हैं 1:1 के रेशो में। तो अगर ये जितने भी बने इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो इनकी भी बराबर होगी। चलिए मैं समझाता हूँ क्यों नहीं होगी, इसको कुछ नंबर्स से समझना हो, लैंग्वेज आसान हो इसीलिए मैं नंबर्स थोड़े बड़े यूज कर रहा हूँ। जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1000 और इनिशियली इसकी भी 1000, ठीक है, आगे 10 की पावर माइनस कुछ सोच लें। अब मान लेते इसमें से 100 रिएक्ट किए और इसमें से 9, इसका 100 बनेगा, इसका भी 100, 99, इसके कितने बचेंगे 900, इसके 900, और यहां पर ये 100 और ये 90 H प्लस और OH आयन ये फर्दर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे H2O, और H प्लस और OH आयन जब रिएक्ट करके H2O बना रहे तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा 10 की पावर 14, ये रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी। इसका मतलब जो भी यहाँ लिमिटिंग है वो बहुत कम बचेगा, लिमिटिंग जो है वो बहुत कम बचेगा। मतलब आप मानिए अगर लिमिटिंग है तो ये पॉइंट्स में कुछ बचेगा, 0.00 इस तरह से हो सकता है। चलो फिर भी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसके 1 मोल बच गए, यानी 89 रिएक्ट कर गए, इसके कितने बचे हुए रहेंगे 11, ये तो फिर भी, जबकि इसका 1 मोल भी नहीं बचेगा, इसका उससे भी कम बचेगा, ये 1 ये 11। अब हम यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, बेसिकली हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन जब आप रेशियो ले रहे हो तो यहाँ 900 या 910, ठीक है, हम इनके रेशियो को 1 मान रहे हैं, 900 901 एग्जैक्टली 1 नहीं है लेकिन फिर भी हम 1 मान रहे हैं। यहाँ पर 190 इसको भी अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, इसको भी 1 मान रहे हैं, ठीक है, ये 1 नहीं है लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका रेशियो 1 मान नहीं रहे हैं, इसका रेशियो 1 मान रहे हैं, क्या इसका मतलब इसका रेशियो भी 1 लेना? क्या लगता है ये 11 1? बिल्कुल नहीं। यहाँ अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, उसके कारण कुछ एरर आएगी लेकिन वो कम है, बट ये अप्रोक्सीमेशन हम नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी बात? तो ये याद रखना, H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, उनका रेशियो 1 नहीं है, उससे बहुत अलग है। क्लियर? तो ये तो हुआ मोल बैलेंस और चार्ज बैलेंस। अब आता है कि सर दूसरा वाला तरीका कौन सा, एनसीईआरटी वाला? देखो वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास आ ही गया, और जेई में इस तरह के क्वेश्चन तो आते नहीं कि इसका फॉर्मूला आप इस मेथड से डिराइव करो या इससे करो, ना कोई ऐसे डेरिवेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम नहीं भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो एनसीईआरटी वाला जो मेथड है ना उसमें 1-2 टर्म्स हम डिफाइन करते हैं जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है। पीएच का आंसर उससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा, लेकिन यहाँ पर वो टर्म्स डिफाइन ही नहीं हुई है। तो हम, और समटाइम्स उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें उन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। मेन पर्पस उस सेकंड मेथड का पीएच कैलकुलेट करना नहीं है, पीएच तो अब हमने कर ली, कुछ नई टर्म्स जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस होगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से वो तीनों रिएक्शंस लिखते हैं।
फिर से तीनों रिएक्शंस हम लिख रहे हैं। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/kW। अब एनसीईआरटी वाले मेथड में क्या किया जाता है, इन तीनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देते हैं, जो कि सही नहीं, क्योंकि ये अलग अलग इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो एक H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर एक H2O बचेगा, ये H प्लस इससे कैंसिल, OH इससे कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, NH4OH प्लस H। और अगर इन तीनों रिएक्शंस को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक Kw कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक Kw अपॉन Ka, और इसको क्या बोल दिया जाता है, KH। यानी जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा KH बताओ, तो वो KH ये वाला KH होगा, जबकि सही में तो यहाँ पर दो KH डिफाइन होने चाहिए, एक इसका और एक इसका, अलग अलग रिएक्शन है। ऐसा थोड़ी हो रहा है NH4 प्लस CN के साथ रिएक्ट कर रहा, नहीं कर रहा। NH4 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा, CN H2O के वाटर के साथ अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ से ऐसा लगता है कि तीनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन जब भी KH का क्वेश्चन आएगा, आपको ये KH निकालना है, ये याद रखना है, KH इक्वल्स टू KW अपॉन Ka। एक तो ये टर्म हो गई जो मुझे आपको बतानी थी कि KH यहाँ पर क्या होता है इन केस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड वीक बेस। अब यहाँ पर सिंस रिएक्शन इसी तरह से लिखी हुई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी C, तो C 1 माइनस H CH कैटाइन भी रिएक्ट कर रहा है, एनाइन भी रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ से हम जो देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितना कैटाइन रिएक्ट कर रहा है उतना ही एनाइन रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ऐसा लगता है सर कैटाइन भी उतना ही रिएक्ट कर रहा है, एनाइन भी उतना ही रिएक्ट कर रहा है, तो फिर तो BH7 ही होगी, इसे तो BH7 ही होगी, लॉजिकल भी लगता है। लेकिन अब थोड़ा सोचो, यहाँ से हम क्या करें, हम यही तो करें, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल, और जो मेथड अभी मैंने डिस्कस किया था वहां पर भी हमने यही कहा था, वहां पर भी हमने इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को बराबर ही माना था। लेकिन डिफरेंस है, वहां पर ऐसा लग रहा था कि हम बराबर मान रहे हैं, है नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बराबर ही है। तो अब यहाँ पर ये समझाना कि ये इक्वल है लेकिन pH इक्वल नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। H प्लस या OH आयन इक्वल नहीं है, ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जितना जितना कैटाइन रिएक्ट कर रहा है उतने ही एनाइन रिएक्ट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर और यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ से लगता है एग्जैक्टली इक्वल। तो ये प्रॉब्लम, इवन अब ये मेथड डिस्कस करने के बाद आप ये इसको थोड़ा समझ सकते हो, फिर ये और अच्छी तरह से आप समझ में आएगा, क्योंकि हाँ अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, बट फिर भी प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं KH का यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो CH इंटू CH अपॉन C स्क्वायर 1 माइनस H का होल स्क्वायर, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी हमने H को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर H इक्वल्स टू जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो KH के बराबर आ जाएगा, विच इज नथिंग बट KW अपॉन KA। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है फाइंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो ये होगा, जबकि यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी दो डिफाइन होने चाहिए, इसका अलग क्योंकि इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। बट अगर कभी भी क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए तो ये फॉर्मूला, तो कुल मिला के आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने, बाकी इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वो जिस तरीके से ये डिराइव हो रहा है, मैं आपको मना करते आया हूँ कि इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते, ये x फॉरवर्ड में जाएगी, ये y फॉरवर्ड में जाएगी, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर है, और वो नहीं समझा सकते कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। बस आप ये दो फॉर्मूले याद रखिए, बाकी और कोई इसकी जरूरत नहीं है, इस मेथड की आपको कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। और एक और चीज है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो NH4CN का अगर सॉल्ट है तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मैं आपको बता दूं ये सबसे लेंथी डेरिवेशन है इस टॉपिक का, यानी बाकी के डेरिवेशन इससे आसान है, लेकिन सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं। क्यों क्वेश्चंस कम बनते हैं? क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है,
तो आंसर तो वही है, चाहे 1 mO, 0.1 mO, 0.2 mO, 0.3 mO, आंसर वही रहता है। तो एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता क्वेश्चन बनाने का, बिकॉज केवल के बी से मतलब है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस क्वेश्चंस इस पार्ट पर नहीं बनते हैं। डेरिवेशन टफ है, लेकिन पीएच का फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, लेकिन इन चारों केसेस में जो केटाइन और एनाइन हमने लिए थे उन पर या तो चार्ज +1 था या चार्ज -1, यानी वो मोनोप्रोटिक या मोनोहाइड्रोक्सिक ब्रोंस्टेड एसिड और बेस थे। मोनोप्रोटिक या मोनोहाइड्रोक्सिक क्या होगा अगर ब्रोंस्टेड एसिड बेस भी पॉलीप्रोटिक हुए, तो यानी जिन पर +2 या -2 चार्ज हुआ तो क्या होगा? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन containing multivalent cation and anion। मल्टीवैलेंट कैटायन एंड एनायन, मतलब क्या हुआ? जैसे H2CO3 ये एक आरएनएस एसिड है, बट Na2CO3 ये एसिड है तो ये बेस है, बट हाँ ये ब्रोंस्टेड बेस है। कैसे ब्रोंस्टेड बेस हुआ? तो इसको आप पानी में डालोगे तो ये क्या देगा? Na+ और कार्बोनेट आयन CO3 2- एनाइन क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? H+ आयन। तो एनाइन क्या होते हैं? सारे बेसिस। तो ये एसिड, ये बेस, ये बेस है H2S, Na2S, H3PO4, Na3PO4, ये सब बेसिस हैं। सिमिलरली आप चाहो तो और केसेस लिख सकते हो, FeOH होल थ्राइस, ये बेस है तो FeCl3 क्या होता है? एसिड, केटाइन Fe+3, Cl आयन की कोई रिएक्शन नहीं होगी, Fe+3 जो कि OH आयन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी H+ आयन लूज करेगा तो ये Fe+3 एसिड हो गया। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है यहाँ पर, हाँ लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल EN इथिलीन डाइएमीन, ये H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है, ये बेस है तो EnH2 ये केटाइन जो कि क्या हो जाएगा? एसिड, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है। हाँ ये कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है, क्योंकि इनमें एक H+ आयन से या एक OH आयन से ज्यादा का डिफरेंस है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। ठीक है, अब अगर इनकी पीएच फाइंड आउट करनी तो कैसे करेंगे? एग्जांपल ले लेता हूं मैं Na2CO3 का। पानी में आप Na2CO3 डालोगे, या चलिए Na3PO4 का ही लेता हूं, Na3PO4 क्या होगा? ये Na+ और फॉस्फेट आयन देगा। Na+ की तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये जो फॉस्फेट आयन है ये पानी रिएक्ट करेंगे, HPO4 2- प्लस OH-, HPO4 2- प्लस H2, H2PO4 माइनस प्लस OH-, H2
जैसे H3PO4 1 by 1 करके H प्लस आयन लूज कर रहा था, ये 1 by 1 करके H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। H3PO4 H प्लस आयन दे रहा है तो वो एसिड, फॉस्फेट आयन H प्लस आयन ले रहा है तो वो बेस है, और टीपी रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, OH है। ये पहला H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। यहाँ पर भी अब सॉल्व करने से पहले हमें इन रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अब हमें इन रिएक्शंस के पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिखने होंगे। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो कह सकते हो ये बेस है, पहला H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो Kb1, ये दूसरा कर रहा है तो Kb2, और ये तीसरा कर रहा है तो Kb3, तो Kb1, Kb2 और Kb3। जैसे H3PO4 के क्या होते हैं, Ka1, Ka2, Ka3, तो यहाँ Kb1, Kb2, Kb3। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये Kb1, Kb2 और Kb3 दे रखा हो, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है कि Kb1, Kb2, Kb3 की जगह आपको क्या गिवन हो, H3PO4 के Ka1, Ka2 और Ka3। तो अब हमें Ka1, Ka2 और Ka3 से इनको रिलेट करना है। जैसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस के Ka, Kb को रिलेट करते हैं, यहाँ पर भी अब इन्हें रिलेट करना है। तो क्वेश्चन आता है Kb1 किसके बराबर होगा, क्या Ka1 के बराबर होगा, Ka2 के बराबर होगा, या 1/Ka1, या किस तरह से हम इसको रिलेट करें, वो हम अब हमें देखना है। तो ये बेस है, इसका Kb1 पहला H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड इसका ही होगा, यानी इसका Ka और इसका Kb का प्रोडक्ट Kw के बराबर होगा। अब क्वेश्चन आता है इसका Ka का क्या मतलब हुआ, इसका Ka मतलब जब ये H प्लस आयन दे रहा है और ये H प्लस आयन दे रहा है तो ये H3PO4 का कौन सा हुआ, थर्ड। तो जब ये H प्लस आयन देता है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka3 होता है, तो इसका Ka जो है वो Ka3 है, इसका K2 और इसका जो K है वो K1 है, क्योंकि ये पहला H प्लस आयन दे रहा है, यहाँ पर ये दूसरा देगा, रिवर्स में सोच सकते हो चाहो, ये पहला H प्लस दे रहा है, ये दूसरा दे रहा है, ये तीसरा दे रहा है। तो यहाँ पर Kb1 और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस है, तो Kb1 विल बी इक्वल टू, ऐसा नहीं Kb1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कॉन्जुगेट एसिड बेस है तो Kw अपॉन Kb, यहाँ पर Kb2 Kw अपॉन Ka2 और Kb3 इक्वल्स टू Kw अपॉन, ठीक है। तो रिवर्स में Ka3 पहले आया, फिर Ka2, फिर Ka1, और वो भी रिवर्स के साथ साथ इनवर्स भी है। तो यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम आती है, वो अच्छी तरह से समझना होगा, ज्यादा कंफ्यूजन हो पहले यहाँ पर लिख लो, इनके ऊपर इनके Ka, Kb लिख लो। देखो Kb हमेशा जब वो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा हो इस तरह से सोचना होगा, K मतलब जब वो H प्लस आयन दे रहा है, तो ये जो H प्लस आयन दे रहा है ये तीसरा H प्लस आयन है इसीलिए Ka3, ये H प्लस दे रहा है तो वो दूसरा इसलिए Ka2, ये H प्लस आयन दे रहा है वो पहला इसलिए Ka1। अब क्वेश्चन आता है, इससे पहले जब हमने H3PO4 वाले क्वेश्चंस किए थे तो वहां पर हमने कह दिया था Ka1 Ka2 से बहुत ज्यादा होता है, Ka2 Ka3 से बहुत ज्यादा होता है, तो x के रेस्पेक्ट में y, y के रेस्पेक्ट में z को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ उल्टा होगा, नहीं, Ka3 सबसे कम है तो Kb1 ही ज्यादा है, यानी Kb1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Kb2, Kb2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Kb3। तो यहाँ पर भी हम x के रेस्पेक्ट में y को और y के रेस्पेक्ट में z को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से उसी तरह से लिख दो c माइनस x और x, फिर x माइनस वाई, y, फिर y माइनस z, 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 इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन वैसे ही आएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, यहाँ पर y और यहाँ पर एक्स जेड अपॉन y, कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, उसी तरह के एक्सप्रेशंस यहाँ पर भी आए हैं, सब कुछ लॉजिक वही है, कोई डिफरेंस ही नहीं आया। H3PO4 का क्वेश्चन हो या Na3PO4 का क्वेश्चन हो, बस
डेटा थोड़े बदलेंगे, रिएक्शंस बदलेंगे। H3PO4 का है तो Ka1 Ka2 Ka3, Na3PO4 का है तो Kb1 Kb2 Kb3। बस ये है कि आपको दिया क्या हुआ है, Kb1 Kb2 Kb3 दिया हुआ है या Ka1 Ka2 Ka3 गिवन है, ये आपको देखना है। बाकी सॉल्व करने वाली अप्रोच सेम है। और यहाँ पर भी हम x के रेस्पेक्ट में y को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर केवल आपको pH फाइंड आउट करनी है तो बाद वाली स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड बेस, चाहे वो आर्नियस हो चाहे ये ब्रोंस्टेड हो, अगर आपको H+ ही फाइंड आउट करना है तो सारी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। केवल फर्स्ट डिसोसिएशन कंसीडर करो, बाद वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यह है मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन। चलिए इक्वेशन इस पे भी कर लेते हैं। फाइन OH आयन HPO4 माइनस HPO4 2 माइनस एंड HPO4 2 माइनस H2PO4 माइनस एंड H3PO4 concentration in 1 H3PO4 ये डेटा में कैलकुलेशन आसान करने के लिए चेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये K1 K2 10⁻⁻⁷ K3 10⁻⁻10 for H3PO4। ये H3PO4 का डेटा है। एक मिनट,
इसका एक्सप्रेशन तो लिख ही चुके थे, तो KB1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻4, KB2 की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7 और KB3 की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻11। x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और एक्स जेड अपॉन वाई। सॉल्व करो, x की वैल्यू 10⁻⁻2, y की वैल्यू 10⁻⁻7 और z की वैल्यू फिर यहाँ से निकालोगे तो वही 10⁻⁻6। पहले भी ये आंसर आए थे लेकिन थोड़े डेटा मैंने यहाँ चेंज कर दिए इसलिए आंसर वही आ रहे हैं x y z के। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जो वहाँ आंसर आएंगे वही यहाँ पर आएंगे, डेटा वहाँ अलग थे यहाँ अलग है। एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये देख के समझ में नहीं आता कि रिएक्शन क्या लिखें। तो जैसे आप इसे पानी में डालोगे Cl आयन अलग हो जाएंगे, Cl आयन से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, इथिलीन डाई एसिडिक उसका केटायन है 2H+2। केवल pH फाइंड आउट करनी, इसीलिए मैं फर्स्ट स्टेप ही लिख रहा हूँ H++H3O, यहाँ H2O लिख देना। (1 माइनस एक्स एक्स और एक्स। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही KW/KB2, तो ये KW/KB2 यानी 10⁻⁻5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 10⁻⁻5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स और ये pH आ जाएगी, pH इक्वल्स टू and then third part ये एसिड है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन के अंदर C6, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C6 की बजाय C5NH+, ये H+ आयन देगा C5H5N प्लस H3O प्लस, (0.1 माइनस एक्स और इस बार KW/K नहीं करना, ये K ही, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, हाँ प्लस और लगा देंगे बस, ये N नहीं है ये H। तो इस 10⁻⁻7 एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 x इक्वल्स टू 10⁻⁻, pH इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये था सॉल्ट, लेकिन अभी भी इसमें एक पार्ट रह गया है एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, उसकी pH अभी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये ब्रॉन्ज, फिर से कहूंगा सॉल्ट बोलो या ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस बोलो, एसिडिक सॉल्ट को एसिड बोल सकते हो, बेसिक सॉल्ट को बेस बोल सकते हो, और ये आदत डालनी पड़ेगी। एसिडिक सॉल्ट्स आर एसिड, बेसिक सॉल्ट्स आर बेस। हाँ बस ये है कि वो आरएनएस एसिड बेस नहीं है, वो कौन से एसिड बेस है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है, बाकी सब कुछ अप्रोच जो है वो वही रहेगी। ठीक है, तो चलिए इससे फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।